हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आई होप आपकी जो डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारी क्लासेस को में आया करिए। मॉर्निंग में हमारी जो है वो हिंदी की क्लास सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे जीके जीएस की क्लास और शाम को 6 बजे जो है वो आपकी मैथ्स की क्लास होती है। तो प्लीज़ इन क्लासेस में ज़रूर आया करिए। और इसके साथ साथ जो है वो अब शाम को जो 4 बजे वाली जो जीके जीएस की क्लास होती थी, अब उसकी जगह पर जो है शाम को 4 बजे आपकी संस्कृत की क्लास होगी और जीके जीएस की जो क्लास है उसको रात को 10 बजे शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम अब सुबह 8 बजे जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चारों ही टॉपिक्स हैं, आपका करंट अफेयर्स हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ और जीके जीएस हुआ, ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ आप सभी इन हमारी चारों पांचों क्लासेस में आया करिए ताकि आपको आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारी क्लास है उसमें हम हिंदी से जो टॉपिक लेके आए हैं वो अपना वही जो सीरीज़ चल रही थी उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड है और जो शब्द हैं, शब्दों के प्रकार हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि रिक्शा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेज़ी, उर्दू, तुर्की या जापानी। तो आपको बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है, रिक्शा शब्द जो है वो किस भाषा का है। आपका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जापानी। ठीक है, रिक्शा जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो तांगा शब्द होता है ना, तांगा, ये भी एक जापानी शब्द है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो प्लीज़ आप अगर अपने जो है ना नोटबुक लेकर अपने साथ बैठा करिए, कॉपी पेन लेकर, ताकि जो चीज़ क्वेश्चंस में नहीं है और जो मैं ओरली आपको बताती हूँ आप कम से कम उनको नोट डाउन कर लीजिए। मुझे पता है आप सभी के पास बुक्स होंगी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही बुक में सारी चीज़ें नहीं दी रहती हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ नोटबुक लेके बैठा करिए और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ उन्हें नोट डाउन करते रहा करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है ना। आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या फिर पंकज। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंकज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। आई थिंक आपको पता हो कुछ बच्चों को, पर फिर भी जिनको नहीं पता है वो ज़रूर ध्यान से सुने इस बात को कि देखिए क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वो रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो शब्द हैं वो रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है आपके रूढ़ शब्द। ठीक है, नंबर 1 होता है आपका रूढ़, नंबर 2 होता है आपके योग रूढ़, योग रूढ़, और नंबर 3 है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक। अच्छा, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं किसके आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो
रूढ़ शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो कि अनिश्चित काल से, मतलब काफ़ी पहले से जो है ना वो चलते आ रहे हैं और अपना एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए हैं, मतलब जिनका कोई एक से ज़्यादा अर्थ ना हो, है ना, और जो बहुत पहले से चले आ रहे हों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ का रूढ़ शब्द कहते हैं। अब रूढ़ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि देश, गाय, है ना। अब गाय का तो एक ही अर्थ होता है ना, देश का भी एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे आते हैं हम योग रूढ़ पे। अब योग रूढ़ का क्या मतलब होता है? योग रूढ़ से पहले मैं आपको यौगिक शब्द बता देती हूँ। देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द कहलाते हैं वह शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, मतलब ये जो शब्द होते हैं इनमें संधि होती है, समास लगे होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय, मतलब इनसे मिलकर बने हुए शब्द होते हैं ये। जैसे कि अपन एग्जाम्पल ले लें, चाय वाला, ठीक है, चाय वाला इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने योग रूढ़ शब्दों पे। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? कि ऐसे शब्द जिनके अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर एक अन्य अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है आपके लिए डेफिनेशन। मैं आपको सिंपली बताऊं कि योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम जब खंडित करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो क्या होता है कि इनके जो टूटे हुए जो है ना, जो इनके जो दो खंड होते हैं इन शब्दों के, वो जब आपस में जुड़कर एक नया ही शब्द बना लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे अपन बोलते हैं लंबोदर, है ना, मतलब लंब और उदर मिलकर क्या बने? लंबोदर बना, ठीक है। अब लंबोदर क्या होता है? लंब मतलब बड़ा और उदर मतलब पेट, है ना। तो लंबा है उदर जिसका, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? हम किसे कहते हैं लंबोदर? हम गणेश जी को लंबोदर कहते हैं, ठीक है। जैसे आया पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना। पुरुष एक अलग चीज हो गई और उत्तम एक अलग चीज हो गई, पर ये दोनों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? पुरुषोत्तम बना दिया। और पुरुषोत्तम कौन है? श्री रामचंद्र जी हमारे पुरुषोत्तम हैं, ठीक है। तो ये जैसे अपन बहुब्रीहि समास में रहता है ना, उसी तरीके से योग रूढ़ शब्दों में भी होता है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है वो किसी भी तरह की समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्लासेस में तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बता दिया करिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था अपना पंकज। अब पंकज कैसे? पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, और ज मीन्स मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा। तो कीचड़ एक अलग शब्द है, जन्मा एक अलग शब्द है, पर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पंकज बना रहे हैं। मतलब कीचड़ में जन्मा, और पंकज किसे कहा जाता है? कमल को कहा जाता है, ठीक है। आपने पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये एक योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब तो आप आसानी से बता देंगे कि इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का अर्थ अलग हो और दोनों आपस में मिलकर एक अलग ही अर्थ निकालते हों, वो योग रूढ़ हो जाता है, ठीक है। तो आपके इसमें आपके ऑप्शन है चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चक्रपाणी, है ना। चक्र मीन्स चक्र आप जानते हैं, पाणी मीन्स हाथ में, है ना, कर जिसे कहा जाता है। तो चक्र किसके हाथ में होता है? हमारे श्री विष्णु जी के हाथ में होता है। ये एक बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है ना, और योग रूढ़ शब्द भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है कि ये इन दिए गए शब्दों में से किस में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शन से तेली, रंगीला, माली या अलबेली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना रंगीला, है ना। रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है, ईला प्रत्यय है। आपका मूल शब्द क्या होता है? रंग, उस पे क्या जुड़ गया? इला, तो क्या बन गया अपना? रंगीला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि संस्कार जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं सम, सन, सम्स या संस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सम। ठीक है, सम प्लस कार मिलके क्या बनाते हैं? संस्कार बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेलगाड़ी शब्द है ना। आपको बताना है कि रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। आपके ऑप्शन है, क्या ये तद्भव शब्द है, विदेशी है, देशज है या संकर है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका संकर शब्द। ठीक है ना। अब संकर शब्द क्या होता है? देखिए मैं चारों ऑप्शन आपको समझाती हूँ। पहले तो फर्स्ट है आपका तद्भव। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताया था। तत्सम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे अपनी देवनागरी लिपि में लिए गए हैं बिना किसी परिवर्तन के। और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जिनको अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार तोड़ मरोड़ के कोई उसमें परिवर्तन कर दिया गया हो, है ना। जो सुनने में लगभग होते तो तत्सम शब्दों के समान ही है, पर उनका थोड़ा सा उच्चारण अलग प्रकार से होता है। नेक्स्ट आता है विदेशी शब्द। विदेशी मतलब ऐसे शब्द जो कि किसी दूसरी भाषा के हैं, है ना, संस्कृत या पाली भाषा या देवनागरी लिपि के नहीं हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? अपने विदेशी शब्द हो जाएंगे। देशज मतलब स्थान विशेष में या किसी, जैसे अपने यूपी की लैंग्वेज अलग रहती है, मध्य प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है ना। तो यहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वस्तु को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये देशज शब्द हो जाते हैं। इसके अलावा आते हैं संकर शब्द। संकर का मतलब ये होता है जिनमें संक्रमण हो। संक्रमण मतलब जिनमें मेल हो किन्हीं दो अलग अलग चीज़ों का। ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है। तो रेलगाड़ी में देखिए, जो रेल शब्द होता है ना वो इंग्लिश का शब्द होता है, रेल हिंदी का शब्द नहीं है। पर बोलचाल की भाषा में हम इसका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये हिंदी का ही शब्द है। ये पूरी तरीके से हमारी बोलचाल की भाषा में घुल मिल गया है। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी जो है उसमें जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, रेल है, और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। तो ये क्या हुआ? एक विदेशी भाषा और एक देसी भाषा का संकर शब्द है। ठीक है, वैसे हिंदी में तो क्या बोलते हैं ट्रेन को? आप बता सकते हैं रेल को क्या बोला जाता है ना। रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं? लोह पथ गामिनी, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है। फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली का है। अब देखिए वकील शब्द भी हमेशा लगता होगा कि अरे वकील शब्द तो हिंदी का ही है, पर नहीं, ये इतने ज़्यादा हमारी भाषा में रच बस गए हैं कि हमें यही नहीं पता कि ये किसी अलग भाषा का भी शब्द है ना। हिंदी में तो जो वकील होते हैं उन्हें तो अभिभाषक कहा जाता है, वकील थोड़ी कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, है ना। वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर आप आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो मैं आपको कुछ और भी शब्द बता रही हूँ जो कि अरबी भाषा के शब्द हैं, जो मोस्टली अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो हैं आपके
एक तो वकील हो गया, इसके अलावा होता है आपका अदालत। अदालत भी एक अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा है मकान, मकान भी अरबी भाषा का शब्द है। ताकत, ताकत ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कुर्सी। इसके अलावा हवा, है ना, औरत, ये सब क्या हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है संकर शब्द का अर्थ है। अब मैंने अभी आपको जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताया था, है ना, कि संकर शब्द क्या होते हैं। तो संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है ना, जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से जन्मे हैं, कैसे बने हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, देशज शब्द, है ना। तत्सम हमें पता है संस्कृत से बने हैं। तद्भव क्या है? संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन करके बनाया गया है। संकर शब्द हैं वो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। पर जो देशज शब्द है इनकी व्युत्पत्ति का हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये कहाँ से बन गए हैं। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि झाड़ू, है ना, लोटा, चीनी, ठीक है, पेट, ये क्या है? देशज शब्द हैं, इनका हमें पता नहीं है कि इनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। प्लीज़ आप नोट भी करते जाया करिए और प्लीज़ आंसर कीजिए, कमेंट में आप आंसर ज़रूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो शब्द है वो असंगत है उसकी भाषा की दृष्टि से। आपके ऑप्शन है, अफसोस जो है वो फारसी का शब्द है, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कारतूस। कारतूस एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग रूढ़ शब्द है। आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा योग रूढ़ है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको तीनों शब्दों के बारे में बता दिया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो अपने आप दिखाई दे रहा है, दशानन, है ना। ऐसे शब्द जिनके दोनों खंडों का जो अर्थ है वो अलग हों, पर वो आपस में मिलकर एक नया ही अर्थ वाला शब्द बना लेते हैं। दशानन, है ना, दश है जिसके आनन, जो 10 सरों वाला है। कौन है 10 सरों वाला? रावण। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। योग रूढ़ शब्द को आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके लोइक, किक, अक या इक। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, इक, है ना। लोक प्लस इक। लौकिक मतलब जो इस लोक का है वो लौकिक, जो परलोक का हो वो अलौकिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो शब्द दिए गए हैं कौन सा किस प्रकार का शब्द है। तो चलिए सूची का मिलान कीजिए, फिर मैं आपको इसके कोड बता देती हूँ, फिर उसमें से हम सही आंसर को चुनेंगे। पहला है खचाखच, क्या ये योग रूढ़ शब्द है? मुरलीधर तद्भव है, टिकट घर देशज है, सांप संकर है। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को समझा होगा, सुना होगा, तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। देखिए अब अपन मिलान करते हैं।
सबसे पहले जो अपन को बिल्कुल आसानी से आ रहा है, ठीक है ना, उसको कर लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे सिंपल जो है वो है अपना टिकट, घर वाला। टिकट एक इंग्लिश शब्द है और घर क्या है, एक हिंदी शब्द है, तो ये संकर हुआ, संकर हो गया। सांप जो है वो एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव है ना, इसका तत्सम तो सर्प होता है, ठीक है। इसके अलावा मुरलीधर जो है वो योग रूढ़ शब्द हुआ। मुरलीधर कौन है, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण, है ना। खचाखच, इसका तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ से पैदा हुए हैं, तो ये देशज शब्द आ गए, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसमें क्या हो गया अपना, ए का तो हो गया तीसरा, और फिर बी का हो गया अपना पहला, सी का हो गया अपना चौथा, और डी का हो गया अपना दूसरा, ठीक है ना। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 किस में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन बी में, 3 1 4 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शन से उ, उच्च, उत या उच्च, बताइए सही क्या आंसर रहेगा इसका। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उत, उत है ना, उत प्लस चारण, उच्चारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिपोर्तार्ज शब्द किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है रिपोर्तार्ज जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अच्छा कोई बता सकता है कि रिपोर्तार्ज क्या होता है। ये शब्द जो अपन हिंदी पढ़ते हैं, है ना, अपन ने अभी आगे भी जिनकी कॉलेज वगैरह में हिंदी रही हो उनको तो खैर अच्छे से पता ही होगा, पर आपने जो है ये छोटे लेवल पे तो नहीं आता है, पर 10 से लेकर 12 तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उन्होंने भी रिपोर्तार्ज तो पढ़ा ही है ना। रिपोर्तार्ज क्या होता है, ये एक गद्य लेखन की विधा है ना, जैसे एकांकी होता है, कहानी है, निबंध है ना, संस्मरण होते हैं, ये सब क्या है, गद्य लेखन की विधाएं हैं, उसी में से रिपोर्तार्ज भी एक होता है। रिपोर्तार्ज में क्या होता है कि किसी घटना का जो है वो यथावत वर्णन होता है, जैसा देखा गया उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल या उतार चढ़ाव ना करते हुए एज इट इज़ उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जो रिपोर्तार्ज है वो एक, इसका आंसर रहेगा फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कारतूस किस भाषा का शब्द है। अभी देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कारतूस, उसमें पूछा गया था कि कौन सा असुमेलित है, तो कारतूस के आगे अंग्रेजी लिखा था तो वो तो असुमेलित था, पर मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वो किसका शब्द है। तो बताइए जल्दी से ये किस भाषा का शब्द है। ये जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पहला है आपका लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, आपको बताना है किसमें उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर रहेगा पराजय। परा पर अजय है ना, तो आगे लगा हुआ है पर। जबकि लालिमा में क्या है, लाल प्लस ईमा लालिमा, दश प्लस अक दशक, कार है ना, कार प्लस क्या हो जाएगा, गर है ना, कारी प्लस गर तो कारीगर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आल्पिन गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। आपको बताना है आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं। अब देखिए ये सब कुछ आपके यूपी टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम 2005 में पूछे गए हैं, मतलब पूछा जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है ना। वो कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं लाते हैं, इधर उधर से ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं से और भी क्वेश्चन बना लेते हैं। हाँ ये हो सकता है आपको आल्पिन और गमला ना दिया जाए, इसकी जगह कोई और शब्द दे दिया जाए, पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप प्लीज़ क्लास को रेगुलरली देखा करिए, ठीक है। नोटबुक लेकर बैठिए, नोट डाउन कीजिए जो फैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, है ना। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा।
इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी पुर्तगाली। आल्पिन और गमला जो है वो पुर्तगाली शब्द हैं। इसके अलावा पुर्तगाली शब्द में आपको एक दो और बता दूं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है काजू, है ना, काजू भी एक पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा तौलिया, तौलिया, प्याला, है ना, ये भी क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। आपको रचना के आधार पे वाक्य के भेद अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब आपको गलत नहीं करना चाहिए इसको। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन है ना बी थर्ड, है ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको देखो अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये तो रचना के आधार पे थे। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। ठीक है, ये प्रयोग के आधार पे होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, मतलब जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता हो, जैसे कि संज्ञा शब्द हुए, सर्वनाम हुए, विशेषण हुए, क्रिया हुई, ये सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जबकि अविकारी जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो और कारक कुछ भी हो, है ना। ये अपन ने किस में पढ़ा था, अपन ने कल की क्लास में जब मैंने आपको संयुक्त वाक्य बताया था, जब इसमें आपको बताया था कि अव्यय अव्यय जो होते हैं वही तो अविकारी शब्द होते हैं, जैसे किंतु, परंतु और, है ना। इसके अलावा ये तो प्रयोग के आधार पे 2 इसके विभाजन हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो है वो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ठीक है ना, ये सब क्या है, किसके आधार पे हैं, उत्पत्ति के आधार पर हैं। इसके अलावा आपका जो चौथा वर्गीकरण आता है वो आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी। ठीक है, आप प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने आज तक नहीं पढ़े हैं तो। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिधा शब्द शक्ति में है। आपको बताना है कि अभिधा शब्द शक्ति में है। बताइए, अब किसी को ये पता है कि शब्द शक्ति क्या होता है, कोई बता सकता है। देखिए क्या होता है, किसी शब्द का जो अर्थ है ना, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है ना, किसी शब्द के अर्थ का बोध कराने, मतलब कोई शब्द जो है वो किस अर्थ में उपयोग किया गया है उसे क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिधा, फिर लक्षणा, फिर व्यंजना। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द के सुनने पढ़ने पर अगर उसको ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, जैसे जो शब्द बोला गया उसका जो बोला जा रहा है वही उसका अर्थ है, तो वो क्या हो जाती है, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। लक्षणा में क्या हो जाता है कि जब जो शब्द बोला जा रहा है वो अपना मुख्य जो उसका अर्थ है उसको छोड़कर किसी लक्षण को प्रकट कर ले। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे उदाहरण है इसका, बिहार जाग उठा। अब यहाँ पे बिहार क्या है, बिहार तो राज्य है। क्या कभी राज्य भी जागता है क्या, ना। जागना क्या है, जागना मतलब उस नींद से उठना, है ना। पर यहाँ पर बिहार जाग उठा में जाग उठा जो शब्द है वो अपना जो मेन उसका मुख्य अर्थ है जागने का वो नहीं है। यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, सतर्क हो जाना, है ना। इसके अलावा जो है तीसरा आता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना में क्या है कि जहाँ शब्द का जो अर्थ है ना,
न वाक्यार्थ हो, वाक्यार्थ मतलब जैसा बोला जा रहा है ना तो वैसा हो, और न लक्षण के आधार पर हो, बल्कि और बहुत सारे शब्दों का, एक ही शब्द जो है वो बहुत सारे शब्दों का अपने अंदर समेटे हुए हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने वो उदाहरण सुना हो कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे जो चून शब्द है ना, वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय बापो पाए बोराए जग जा पाए बोराए, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या है, कनक शब्द है, कनक शब्द है ना, वो कितने अर्थों में लिया गया है। कनक का मतलब गेहूं भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, ठीक है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति आ गई। तो देखिए अब यहाँ पे अभिधा शक्ति शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है कि जैसा बोला जा रहा है वैसा ही उसका अर्थ है। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाच्यार्थ प्रकट होता है। जो बोला जा रहा है, जो वचन किया जा रहा है, जो वाचन किया जा रहा है, वही इसका अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल, संकर शब्द, रेलगाड़ी, टिकट, घर, अजायब घर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में योग रूढ़ है, अभी आप अपन ऊपर ही करके आए हैं। चक्रपाणी बहुब्री समास का उदाहरण, ठीक है। दूध वाला क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। पीला क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। अब आपको बताना है घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है। ये क्या, ये रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या निरर्थक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, ये एक यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजायब घर है। अजायब घर क्या है, ये किस प्रकार का शब्द है। देसी है, विदेशी है, तत्सम है या फिर संकर है। अभी मेरे मुंह से निकल गया था, ये मुझे नहीं पता था आगे यही क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो है वो एक संकर शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। आपको वर्णों का समूह बताना है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता हो, तो क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे शब्द, है ना। वर्ण क्या हुआ, क, म और ल, ये वर्ण हुए पर इनको मिला दिया तो कमल बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रकार के प्रत्यय का उपयोग होगा, है ना। अब सुत का आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सुत जो है वो पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीवाचक शब्द क्या होगा बताइए। इसका जो स्त्रीवाचक शब्द होगा वो होगा आपका सुता, है ना। जनक सुता, है ना, सुना है ना अपन ने। तो सुत को सुता में परिवर्तित करना है तो क्या लगाना पड़ेगा बताइए। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ठीक नहीं है, इसको अपन आ कर देते हैं, है ना, इस पे डंडा लगा देते हैं। तो आप आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, सुत प्लस आ बराबर सुता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, डी। अगला प्रश्न है आपका, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। बताइए लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क, इक, आक या अक। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अक। लेख प्लस अक, लेखक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अभिशाप शब्द में उपसर्ग है। अभिशाप शब्द में क्या उपसर्ग रहेगा आपका। आपके ऑप्शन है अति, अधि, आ या अभि। तो आपका सही उत्तर रहेगा अभि, ठीक है। अभि प्लस शाप, अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। आपको दुस्साहस शब्द में जो उपसर्ग है उसको चुनना है। आपके ऑप्शन हैं दुस, दुर, दू या स। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा दुस। दुस प्लस साहस, दुस्साहस। नेक्स्ट पे चलते हैं। सजावट शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, आपको बताना है
सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है आव, आवट, आहट या टा। बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आवट। इसमें मूल शब्द क्या है? सज। सज में क्या जोड़ दिया? आवट जोड़ दिया तो सजावट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी कल परसों की क्लास में और कल की क्लास में दोनों में आपको मैंने जब उपसर्ग प्रत्यय बताए थे तो उसमें ये बहुत बार मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रत्यय जो धातु और क्रिया के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। कृत प्लस अंत कृदंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? आपको बताना है दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शन हैं अवसाद, उन्नति, सज्जन या प्रहार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, उन्नति। ठीक है ना। अब देखिए बता दूं मैं आपको कि अवसाद में जो अव है वो उपसर्ग है, इसका मूल शब्द साद होता है। सज्जन में सत प्लस जन। ठीक है। प्रहार में प्र प्लस हार। पर उन्नति में क्या होगा? उन्न जो है वो उपसर्ग है और नति क्या है? मतलब उन्नत क्या है? मूल शब्द है उन्नत और उसमें ई जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है तो उन्नति बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द है, आपको बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? शब्द नहीं है, सॉरी। बोली, भाषा, पिपासा या अंकुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका अंकुर, ऑप्शन डी। जैसे बोल में ई जोड़ दिया तो बोली, भाष में आ जोड़ दिया तो भाषा, पिपास में आ जोड़ दिया तो पिपासा, पर अंक प्लस कुर अंकुर होता है। चलिए अगला प्रश्न, और ये शायद ये लास्ट प्रश्न है। निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, है ना। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सादर, सावधान, स्वभाव या समझदार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए इसमें है ना कुछ गलत है ना। आपको बताना है कि प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, बताना है ना। ये नहीं है नहीं होगा, यहाँ पर है होना चाहिए कि कौन सा जो शब्द है वो प्रत्यय युक्त है, क्योंकि बाकी सब में तो क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। स प्लस आदर सादर, स्व प्लस भाव स्वभाव, स प्लस अवधान सावधान, है ना। तो इसमें सिर्फ एक समझदार ही है जो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक ऑप्शन से जुड़ा हुआ जो उसका फैक्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। वो इसलिए कि देखिए आजकल क्या होता है, अपन भी चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा समय किसी के पास रहता नहीं है कि हम लंबी चौड़ी क्लास लें, तो हम चाहते हैं जो 30 के लगभग जो हम MCQs लाते हैं उसी में आपको जो है इनकी थ्योरी भी समझा दी जाए, जो कि जितनी कि आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करना एक बहुत अच्छी बात होती है, पर अभी जो आपका उद्देश्य है वो क्या है? आपका एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो मास्टरी के लिए आपके पास बहुत टाइम है, आप आसानी से मास्टरी कर सकते हैं जो भी आपका पसंदीदा विषय हो। पर अभी आपका जो लक्ष्य है वो एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो जितना हो सके इतना शॉर्ट और स्वीट पढ़ना चाहिए और समय का बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है,
तो जिन बच्चों ने काफ़ी लेट तैयारी शुरू करी है उनके लिए हमारी ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लासेस में जोड़ा करिए ताकि और भी बच्चों को इनका बेनिफिट मिल सके। और प्लीज़ रेगुलरली क्लास में आया करिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके और दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे जो चैनल है उस पर आपको मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की, 9 बजे मॉर्निंग में आपको हिंदी की, शाम को 4 बजे अब तो संस्कृत की मिलेगी। हिमांशु सर आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा शाम को 6 बजे जो है वो आपको मैथ्स की क्लास, एकदम बेसिक से आपको मैथ्स कराई जा रही है। एज सिंपल एज जितना हो सकता है इतनी सिंपल वे में आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अब रात के 10 बजे जो जीके जीएस की क्लास शाम को 4 बजे होती थी अब वो रात के 10 बजे हुआ करेगी। अब आप ये मत सोचिए कि जीके जीएस हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। आजकल जो एग्ज़ाम्स का लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। उनका जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी विस्तृत कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई भी आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमेशा आपके काम ही आएगी और कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इसलिए आप लगभग सभी क्लासेस में आइए और लोगों को भी इन क्लासेस से जुड़ने के लिए जो वीडियो है उसको शेयर कर दिया कीजिए। और अभी तक जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं शाम को 4 बजे।